फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने शायद कभी ना सुने हो, या अगर सुने होंगे तो इनमें से कुछ सुने होंगे और कुछ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके लिए नए होंगे। और मैं आपको हम आज यहाँ 10 क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये 10 में से आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये मेरा विश्वास है, जो आपको डिस्कस करके अच्छा लगेगा, जो इंटरेस्टिंग आप फील करोगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जितने कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। प्लस ये इतने कॉमन क्वेश्चन हैं, कॉमन मतलब इतने ऐसे रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इवन अगर आप दूसरे ब्रांच से भी हैं, तो अगर आप ये वीडियो के थ्रू जाते हैं तो आप इसको पक्का एंजॉय करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाई MCBs टर्न ऑन और ऑफ, अपवर्ड डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली, यानी MCB ऊपर की दिशा में ऑन व नीचे की दिशा में ऑफ क्यों की जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है वो हमारा नीचे की तरफ ऑन होता है, लेकिन जो हमारा MCB है वो हमेशा ऊपर की तरफ ऑन होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा MCB हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर अब हम देखेंगे MCB हम यूज़ इसलिए करते हैं कि MCB हम जनरली MCB और स्विच में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि स्विच हमारा केवल मैनुअल ऑपरेशन पर ऑपरेट करता है, जबकि MCB हमारा मैनुअल भी काम करता है प्लस ऑटोमेटिक भी काम करता है, यानी हमारा फॉल्ट प्रोटेक्ट करता है। तो इसको उन जगह पर ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा फॉल्ट आने का चांसेस होता है, स्पेशली जैसे कहीं पर मोटर लोड इंक्लूड है, AC हुआ, वाटर पंप हुआ बेसिकली, और पूरे घर की कॉमन एक प्रोटेक्शन भी हम देते हैं। अब बात आती है कि जब हमारे घर के सारे स्विच नीचे ऑन होते हैं तो ये MCB ऊपर की तरफ ऑन क्यों होता है। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि MCB का जो प्राइमरी फंक्शन है वो सिस्टम को ऑन करना नहीं, बल्कि फॉल्ट के केस में, किसी नॉर्मल केस में डीएक्टिवेट करना है। दिस इज़ द मेन फंक्शन फॉर द MCB। मतलब इसका ऑन करने से ज़्यादा इसके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को टर्न ऑफ करना इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। तो डीएक्टिवेट यानी टर्न ऑफ करने में क्या दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या रीज़न है कि ये ऊपर को ऑन और नीचे की तरफ ऑफ होता है। पहला, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, अगर ये सिस्टम मेरा नीचे की तरफ ऑन होगा या ऊपर की तरफ ऑफ होगा, तो जब कोई सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो MCB जब टर्न ऑफ होने की कोशिश करेगा तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके ऊपर की तरफ जाना होगा, यानी कि इसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा स्लो होगा। ऑफ कोर्स उसमें जो टाइम डिफरेंस आएगा वो बहुत मिनिमम है, लेकिन जब किसी सर्किट में फॉल्ट आता है तो हमारा हर माइक्रो सेकेंड इम्पोर्टेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जल्दी से जल्दी ऑपरेट हो, उसके लिए हमने MCB के अंदर ये प्रोविज़न दिया है कि MCB हमारा ऊपर की तरफ ऑन और नीचे की तरफ ऑफ होता है। सेकंड, जो इसका एक पॉइंट कहा जा सकता है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सपोज़ कीजिए मेरा एक MCB है, जो कि अगर हमारा MCB सपोज़ कीजिए नीचे की तरफ ऑन होता, ऊपर रखा हो, मान लीजिए ये मेरा लेट्स से MCB मेरा किसी मोटर से कनेक्टेड है, जो कि मेरा किसी ऐसी उसके ऊपर कोई मज़दूर काम कर रहा है, और बाई चांस ऊपर से मेरा कुछ चीज़ गिरती है हैवी, और ये मेरा MCB का जो स्विच है वो टर्न ऑन होकर नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि मेरी मोटर चल जाती है। इस केस में जो मोटर के ऊपर काम कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने MCB के अंदर एक खास प्रोविज़न दिया हुआ है कि MCB हमेशा हमारा ऊपर की तरफ ऑन हो, नीचे की तरफ ऑफ हो, ताकि सामान अगर गिरे तो सिस्टम ऑफ हो जाए, लेकिन गलती से भी वो सिस्टम ऑन एक्सीडेंटली ना हो। तो सेकंड पॉइंट हम कहेंगे सेफ्टी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच प्रोटेक्शन डिवाइस इज लाइक ए सोल्जर हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर किंग्स सेफ्टी। वो कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइस है जो उस सैनिक की तरह है जो राजा की रक्षा के लिए स्वयं को शहीद कर देता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, एक ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस जो अगर उस सैनिक की तरह है कि अगर राजा के ऊपर खतरा है तो वो खुद मर जाएगा लेकिन राजा को बचाएगा, खुद शहीद हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा जो एक प्रोटेक्शन डिवाइस है वो है फ्यूज़।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल या थोड़ा सा वेरी करेगा आने वाले क्वेश्चंस में। अब ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस नया किया हो, बट मैं बता देता हूँ ये क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई व्हेन इन विलेज न्यूट्रल इज कनेक्टेड टू हैंड पंप वोल्टेज गेट्स इम्प्रूव्ड। गाँव में अक्सर वोल्टेज कम आने पर न्यूट्रल को नल से जोड़ने पर वोल्टेज ठीक क्यों हो जाता है? तो दोस्तों होता क्या है कि गांव में कई बार वोल्टेज कम आता है, 230 की जगह फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज अगर हमारा कम आता है, लेट से 150 वोल्ट आता है, तो हमारे बल्ब डिम जलते हैं, पंखा धीरे चलता है। तो गांव में अक्सर आपने देखा ही नहीं देखा, लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं कि गांव के लोग जो न्यूट्रल वायर हमारे उनके घरों में आया हुआ होता है, वो उसको घर में अपने लगे हुए हैंड पंप के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो उसको वहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो जो घर में आने वाली डिम या कम वोल्टेज थी वो हमारी इम्प्रूव हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया ऐसा क्यों होता है, ऐसा उसके पीछे क्या कारण है, तो हम डिस्कस करते हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो फेज जो हमारा कैरी करता है वो 230 वोल्ट कैरी करता है। न्यूट्रल इन नॉर्मल केस हमारा कैरी करता है 0 वोल्ट एट बैलेंस कंडीशन, यानी कि जब तीनों फेज हमारे बैलेंस है। गांव में अक्सर क्या होता है कि एक सिंगल फेज वेरी करता है किसी भी गली में या किसी मोहल्ले के अंदर, तो जनरली काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है फेज बैलेंसिंग में, जिसके कारण क्या होता है कि न्यूट्रल के ऊपर कुछ एक्स वैल्यू का एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अर्थ इज ऑलवेज 0 वोल्ट, ठीक है। एक्स न्यूट्रल पे एक्स वोल्ट कब आता है? एट अनबैलेंस कंडीशन में। अब अनबैलेंस कंडीशन में अगर फेज के ऊपर 230 है और लेट से न्यूट्रल के ऊपर मेरा 100 वोल्ट आ गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, अनबैलेंस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर फेज न्यूट्रल की मैं बात करूँ इस केस में, तो मेरा फेज न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा? फेज और न्यूट्रल के बीच का कितना डिफरेंस है? 130 वोल्ट, यानी कि फेज और न्यूट्रल में जो मुझे मिलने वाला वोल्टेज है वो केवल 130 वोल्ट रह गया। तो ऑफ कोर्स मेरे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो मेरे 230 वोल्ट पर ऑपरेट होने के लिए बने हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, पूरे एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे, अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इस केस में हम क्या करते हैं कि गाँव में जो न्यूट्रल वायर है उसको एक जो ज़मीन के अंदर लगा हुआ हैंड पंप है उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही न्यूट्रल इसके साथ कनेक्ट होता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल को हमने एक तरीके से ग्राउंड कर दिया है। तो न्यूट्रल पे ग्राउंड होने से क्या होता है कि न्यूट्रल के ऊपर मेरा फिर से 0 वोल्ट आ जाता है, और न्यूट्रल पे ग्राउंड 0 वोल्ट आने से मेरा जो फेज और न्यूट्रल के बीच में जो मेरा वोल्टेज है वो दोबारा से इम्प्रूव होकर 230 वोल्ट हो जाता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे गाँव में ना जानते हुए भी वो अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच इलेक्ट्रिकल लोड कैन बी कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट लोड एंड स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल लोड। किस इलेक्ट्रिकल लोड को सबसे बड़ा या छोटा इलेक्ट्रिकल लोड माना जा सकता है? इसमें दोस्तों मैं बस 1 वर्ड में आंसर चाहता हूँ, 1 वर्ड और 2 वर्ड में। स्मॉलेस्ट लोड क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में, और लार्जेस्ट लोड क्या हो सकता है? आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जो लोड है, अगर मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा लोड है यार, बहुत हैवी लोड है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिकल लोड साइज़ में बड़ा है? नहीं। एक इलेक्ट्रिकल लोड को हम छोटा या बड़ा मानते हैं करंट कंजम्पशन के बेस पे। एक लोड जो मेरा ज़्यादा करंट लेता है वो मेरा हैवी लोड बोलते हैं, जो कम करंट लेता है उसको हम लाइट लोड बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई 5 ओम का लोड है और एक 10 ओम का लोड है तो कोई कहने लगे कि 10 ओम का लोड इज हैवी लोड। नहीं, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा ड्रॉ करेगा, लोड उतना बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर एक टर्म में डिफाइन करना चाहूँ, इंटरव्यू में कहीं पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, तो लार्जेस्ट लोड आप कह सकते हैं इज़ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, आपका बहुत हैवी करंट आपका फ्लो होगा। और इस केस में अगर मुझसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट लोड क्या होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट लोड मतलब आपका जो करंट है वो मिनिमम फ्लो हो। वो कब फ्लो होगा मिनिमम? जब आपका सर्किट ओपन सर्किट होगा या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। अगला है दोस्तों, फ्यूज इज मार्क्ड 30 एम्पेयर बट इट विल एक्चुअली स्टैंड 40 एम्पेयर्स फॉर ओवर एन आवर, जस्टिफाई। एक फ्यूज है जिसके ऊपर 30 एम्पेयर अंकित है, लेकिन वो 40 एम्पेयर धारा को लगभग 1 घंटे तक प्रवाह होने देता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा दोस्तों इसलिए है कि फ्यूज़ पे 30 एम्पेयर
मार्क होने का मतलब ये है कि 30 एम्पेयर तक अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ बिना ब्लो हुए कंटिन्यूसली ऑपरेट होगा। 30 एम्पेयर के ऊपर अगर करंट जाता है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग टाइम पे ऑपरेट होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्यूज़ होता है वो इन्वर्स IDMT, इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम के ऊपर काम करता है, जिसका कि कर्व आप कह सकते हैं इस तरीके से कुछ आता है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये मेरा करंट है, ये मेरा टाइम है, तो करंट अगर ज़्यादा है तो टाइम जो लगने वाला है वो कम है, अगर करंट कम है तो जो ऑपरेशन टाइम है वो ज़्यादा है। तो अभी क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक केबल है, मेरा जो केबल भी डिज़ाइन होता है वो भी मेरा डिज़ाइन होता है कि वो 50% अगर ओवरलोडेड है तो उसको 1 घंटे तक झेल ले, उसको चलता रहे, तो उसी हिसाब से हम फ्यूज़ सिलेक्शन भी करते हैं। तो नॉर्मली 30 एम्पेयर का जो फ्यूज़ है वो कंटिन्यूस रेटिंग के लिए है, और जब वो ओवरलोड होता है, अगर 30 एम्पेयर वाला 40 एम्पेयर है तो वो ओवरलोड का केस है। उस केस में वो 1 घंटे तक इसीलिए अलाउ करता है क्योंकि वो ओवरलोड का केस है। अगर वो 40 से और ज़्यादा होगा तो इस समय 1 घंटे तक जो ऑपरेट किया है, 1 घंटे के बाद जो ऑपरेट किया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये 30 और 40 के बीच में है तो ये घंटे से थोड़ा अधिक टाइम तक करंट को फ्लो होने में अलाउ करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डू वी राइट स्मॉल के वाइल राइटिंग किलो एम्पेयर, किलो वोल्ट और किलो वॉट? किलो वोल्ट, किलो एम्पियर, किलो वॉट लिखते हुए के छोटा क्यों लिखते हैं? आपने शायद कभी ध्यान भी ना दिया हो, या ध्यान दिया हो तो शायद कभी सोचा ना हो, लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं कि हम के छोटा क्यों लिखते हैं। हम कभी भी किलो वोल्ट को ऐसे नहीं लिखते, हमेशा किलो वोल्ट जब कभी लिखना हो तो हमेशा के छोटा और वी बड़ा लिखते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है कि जो बड़ा के है वो हमारा ऑलरेडी टेकन है अपना यूनिट सिस्टम में केल्विन के लिए। अगर मैं कहीं पर केवी लिखता हूँ तो इसका मतलब मेरा है केल्विन वोल्ट, किलो वोल्ट नहीं है। इसीलिए किलो को जब भी हम कभी यूज़ करते हैं तो हमने किलो के लिए हमेशा छोटा के यूज़ करते हैं, चाहे वो किलो एम्पेयर हो, किलो वोल्ट हो, केवी हो, या चाहे जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ऑपरेशन टाइम ऑफ ELCB फॉर लाइफ सेफ्टी एट 240 वोल्ट कंसिडरिंग 500 ओम बॉडी रेजिस्टेंस? 240 वोल्ट का एक सिस्टम है, और मैं अगर मान लेता हूँ मनुष्य शरीर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 500 ओम है, तो जीवन सुरक्षा हेतु ELCB का अधिकतम ऑपरेटिंग समय कितना होना चाहिए? दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ को जो डेंजर करने वाला, जो लाइफ डेंजर में लाने वाला जो वैल्यू है वो है 30 मिली एम्पेयर सेकेंड, जो हमारा जिससे अगर ऊपर वैल्यू जाती है तो हमारा लाइफ डेंजर में आ जाती है। तो लाइफ को अगर हमें सेव करना है तो ये वैल्यू हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। तो एक आदमी जो कि एक 240 वोल्ट सिस्टम पे काम कर रहा है, अगर उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो लगभग 0.450 एम्पेयर आएगा लगभग, या मैं इसको कह सकता हूँ 450 मिली एम्पेयर। अब ये 450 मिली एम्पेयर मेरे थ्रू जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू मेरी किससे कम होनी चाहिए? 30 मिली एम्पेयर सेकेंड से, लाइफ सेविंग के लिए। तो मेरा जो ELCB है उसका जो टाइम है ऑपरेशन का, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर सेकेंड डिवाइड बाय 450 मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर कटा तो ये जो मेरा वैल्यू आया 1/15 सेकेंड। यानी कि इस टाइम से ELCB का जो ऑपरेशन है वो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/15 सेकेंड, तो हमारा ह्यूमन लाइफ सेव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ़ आई कनेक्ट पॉजिटिव एंड ऑफ 12 वोल्ट बल्ब एट 12 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड अदर टर्मिनल ऑफ बल्ब एट अर्थ विल बल्ब ग्लो। अगर मेरे पास एक 12 वोल्ट का DC बल्ब है, उसका जिसका कि मैं पॉजिटिव जो छोर है वो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ, और उसका जो नेगेटिव छोर है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, तो क्या मेरा बल्ब जलेगा? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये गलत है। क्यों? अभी क्या है, सपोज़ कीजिए मेरे पास एक बैटरी है, इसका ही मेरा पॉजिटिव एंड है, ये मेरा नेगेटिव एंड है, ये मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ मेरे पास एक बल्ब है, उसका जो मेरा एक एंड है पॉजिटिव, वो मैंने पॉजिटिव से जोड़ा और नेगेटिव को मैंने इधर ग्राउंड कर दिया। अब जो मेरा करंट है वो मेरा यहाँ जा रहा है,
लेकिन ये तभी जाएगा अगर ये बैटरी का टर्मिनल भी मेरा ग्राउंडेड है तो, अदरवाइज़ ये क्लोज लूप बैटरी के थ्रू नहीं बनेगा। मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों, करंट फ्लो होने की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो यही है कि सर्किट हमारा क्लोज होना ज़रूरी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही है कि सर्किट क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड नहीं है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। 9th क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, आई कनेक्टेड 2 पिन मेल प्लग इन पावर सोर्स केबल एंड 2 पिन फीमेल सॉकेट इन टीवी केबल, इज इट ओके? मैंने पावर सोर्स केबल के अंदर 2 पिन मेल प्लग ऐड किया और टीवी जो केबल है उसके अंदर 2 पिन फीमेल सॉकेट कनेक्ट किया, उनको जोड़ा, मेरा टीवी चल गया। लेकिन क्या ये ठीक है? मैंने दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो मेरा टीवी का केबल था उसके अंदर मैंने फीमेल सॉकेट लगाया, जो मेरा पावर सोर्स से केबल आ रहा था उसके अंदर मैंने 2 पिन मेल प्लग लगाया, दोनों को मैंने कनेक्ट किया, मेरे टीवी में पावर आ गया, टीवी मेरा चल गया। इसके अंदर मैं ग्राउंड पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कनेक्शन रिलेटेड बात डिस्कस कर रहा हूँ, सेफ्टी रिलेटेड बात डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि टीवी को ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, टीवी को हम टच नहीं करते हैं, उसके अंदर कोई मेटल पार्ट आउटसाइड पर नहीं होता है। दोस्तों ऐसा करने से एक चीज़ ये गलत होगी कि अगर सब ये चीज़ हमें समझनी होगी कि जो हमारा सोर्स पार्ट है वो हमेशा फीमेल होना चाहिए और जो हमारा लोड पार्ट है वो हमेशा हमारा मेल होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर सोर्स फीमेल होगा तो आपको जब आप उसको कनेक्ट करेंगे लोड के साथ में तो आपको शॉक लगने के चांसेस ज़ीरो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके जो घर में बोर्ड है अगर उसमें सॉकेट की जगह प्लग हो और आपके पास जो किसी लोड, जैसे मान लीजिए कूलर आप लगा रहे हैं, कूलर में प्लग की जगह सॉकेट हो तो उनको कनेक्ट करने पे कूलर चलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप उस कूलर के सॉकेट को उस बोर्ड वाले प्लग में लगा रहे हो तो आपको करंट लग जाए। तो दोस्तों याद रखना कि सोर्स जब भी होती है, आपने ये चीज़ शायद ध्यान ना की हो लेकिन आप अब ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बात सच है कि जो भी सोर्स होता है वो हमेशा फीमेल होता है और जो भी लोड होता है वो हमेशा मेल होता है। रिवर्स करने पे आप सेफ्टी नॉर्म्स वायलेट करते हैं। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, इज़ देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर फेज इन ए 5 होल सॉकेट टू बी ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? 5 छेद के सॉकेट में फेज दाहिने हाथ या बाएं हाथ की तरफ हो, बताने वाला कोई मानक है क्या? मतलब अगर हम बात करें कि इंडियन स्टैंडर्ड वायरिंग के हिसाब से कि हमारा अगर हमें वायरिंग करनी है, एक बोर्ड हमारे घर में जो है उसमें हमें जो हमारे पास सॉकेट है उसमें हम राइट में फेज दें, लेफ्ट में न्यूट्रल दें। ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो हमारे पास जो होल है वो हमें पता है अर्थ होता है, लेकिन राइट और लेफ्ट में अगर हम राइट पे फेज की जगह न्यूट्रल दे दें या लेफ्ट पे न्यूट्रल की जगह फेज दे दें तो उससे क्या डिफरेंस हो सकता है? तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये बात समझनी होगी, इससे लोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा नॉर्मली, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड ये कहता है कि राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज फेज और लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज न्यूट्रल एंड जो सेंट्रल है ऊपर वाला वो हमेशा अर्थ होता है। ऐसा दोस्तों इसलिए अगर हम एक स्टैंडर्ड नहीं अपनाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा फेज़ किधर है और न्यूट्रल किधर है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई प्लग लगाते हैं उसके ऊपर आप कभी भी उठा के देखना, जो वो प्लग जब सॉकेट के अंदर जाएगा उसका जो टर्मिनल राइट हैंड साइड जाएगा उसके ऊपर हमेशा एल लाइव या पी फेज़ लिखा होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा न्यूट्रल लिखा होगा। आप चेक कर सकते हैं, ध्यान करिएगा, ये सब चीज़ें हमारी कॉमन लाइफ की हैं, आपने शायद ये कभी चीज़ें गौर ना की हो लेकिन आज ये डिस्कस हुई हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो शायद बहुत पसंद आएगी और आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने हमारे साथ जूडीन रैन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सुझाव एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।